एलजेपी में बगावत के बाद विरोधियों के निशाने पर जेडीयू। महाराष्ट्र की गठबंधन सरकार में सब कुछ ठीक नहीं, कांग्रेस ने अपने दम पर अगला चुनाव लड़ने की तैयारी शुरू की। अभिनेता सुशांत सिंह की मौत को आज पूरा हो गया 1 साल। देश में और धीमी पड़ी कोरोना की रफ्तार। पिछले 24 घंटों में लगभग 70,000 के करीब नए केस सामने आए। इस बार मॉनसून ने पकड़ी जोरदार रफ्तार। जून के आधे महीने में आधे देश में छा गया मॉनसून। ये तमाम खबरें आपको दिखाएंगे सीधे फील्ड से, लेकिन इस वक्त की शुरुआत करते हैं बड़ी खबर से। बिहार की राजनीति में हाई वोल्टेज ड्रामा। रविवार रात को मीटिंग कर एलजेपी के 6 में से 5 सांसदों ने अपना नया नेता चुना। पशुपति पारस बने एलजेपी संसदीय दल के नए नेता। रामविलास पासवान के छोटे भाई और हाजीपुर के सांसद पशुपति पारस के नेतृत्व में लोक जनशक्ति पार्टी के 5 सांसदों ने स्पीकर ओम बिरला से मुलाकात की और चिराग पासवान को संसदीय दल के नेता पद से हटाने की चिट्ठी सौंपी। स्पीकर को इस बात की जानकारी दी गई कि एलजेपी ने पशुपति पारस को अपना नया नेता बनाया है। स्पीकर ओम बिरला से हुई मुलाकात की इन तस्वीरों में चिराग के चचेरे छोटे भाई प्रिंस राज, नवादा के सांसद चंदन कुमार, पशुपति पारस, वैशाली की एमपी वीणा सिंह और खगड़िया के सांसद महबूब अली कैसर नजर आ रहे हैं। पशुपति पारस ने कहा है कि पार्टी टूटी नहीं है, बल्कि उन्होंने पार्टी को बचाया है। चिराग पासवान जी हमारे परिवार के, हमारे भतीजा भी हैं, हमारे पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष भी थे, अभी तक हैं। उनको कोई आपत्ति नहीं है, दल में रहे, उनको कोई आपत्ति नहीं है। उनको चिराग पासवान से कोई शिकवा शिकायत नहीं है। मैंने स्वयं आपको कहा कि मैं पार्टी तोड़ा नहीं हूँ। पार्टी ओरिजिनल पार्टी लोक जनशक्ति पार्टी है, ये लोक जनशक्ति पार्टी रहेगी, उसमें चिराग पासवान जी आगे रहे। पिछले साल बिहार विधानसभा चुनाव में पार्टी ने एनडीए से अलग होकर चुनाव लड़ा था। तभी से पार्टी के भीतर खटपट की खबरें आ रही थी। अब केंद्रीय मंत्रिमंडल में फेरबदल की चर्चा के बीच पार्टी में बड़ा ऑपरेशन हो गया। चिराग पासवान देखते रह गए और चाचा पशुपति पारस ने कर लिया पार्टी पर कब्जा। चाचा से मिलने घर गए तो गेट पर करना पड़ा 20 मिनट तक इंतजार। सुबह करीब 11:15 बजे की ये तस्वीर है जब चिराग पासवान खुद गाड़ी चलाकर चाचा पशुपति पारस के घर पहुंचे थे। चिराग के साथ गाड़ी में पार्टी के पूर्व विधायक राजू तिवारी भी मौजूद थे। पारस के घर पर पत्रकारों की भीड़ थी और उसी भीड़ के बीच चिराग वहां पहुंचे थे। करीब 15 से 20 मिनट चिराग गेट पर ही खड़े रहे, लेकिन दरवाजा नहीं खुला। मीडिया में जब खबर चलने लगी तब जाकर पारस के घर का गेट खुला और चिराग अंदर गए। जिस वक्त चिराग पासवान पारस के घर मनाने पहुंचे थे, उस वक्त पारस घर पर नहीं थे। करीब 1.5 घंटे तक चाचा के घर में रहने के बाद चिराग वापस अपने घर लौट गए। बताया जाता है कि चिराग पासवान और पशुपति पारस के राजनीतिक रिश्ते शुरू से अच्छे नहीं रहे हैं। जब चिराग पासवान को एलजेपी का राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाया जा रहा था, तब भी पारस नाराज हुए थे। हालांकि तब उन्हें मना लिया गया था, लेकिन अब बात बहुत दूर निकल चुकी है। एलजेपी में बगावत के बाद विरोधियों के निशाने पर जेडीयू। आरजेडी और कांग्रेस ने कहा एलजेपी को तोड़ने के पीछे नीतीश कुमार की टीम। 6 सांसदों वाली एलजेपी में टूट हुई तो विरोधियों ने नीतीश कुमार को निशाने पर ले लिया है। बिहार की विपक्षी पार्टी आरजेडी और कांग्रेस इस बगावत के लिए नीतीश कुमार को जिम्मेदार ठहरा रही है। देखिए, जो कुछ लोक जनशक्ति पार्टी में बिहार में हो रहा है, वो पशुपति पारस जी को आप ब्लेम नहीं करें या 5 सांसदों को। इसकी स्क्रिप्ट तो एक अन्य मार्ग से लिखी जा रही है, क्योंकि ये आपकी कार्यशैली का हिस्सा रहा। 2010 के चुनाव के बाद आपने हमारे दल को भी तोड़ने की कोशिश की। आखिर नीतीश कुमार जी विभिन्न पार्टियों को तोड़ने में क्यों लगे रहते हैं? मैं समझता हूँ वैचारिक स्तर पर जेडीयू विभिन्न दलों के आदतन दल बदलुओं की एक जमात बनती जा रही है। अरे आपको ऑलरेडी बहुमत है, सरकार चलेगी ना। जबकि बीजेपी कह रही है कि चिराग के फैसलों से चाचा पारस खुश नहीं थे और इसीलिए पार्टी में बगावत हुई। ये उनके पार्टी का अपना मामला है, किसको नेता रखना है ये खुद जो है उस पार्टी के सांसद तय करेंगे। लेकिन मुझे लगता है विधानसभा चुनाव में जिस प्रकार से चिराग पासवान ने अकेले निर्णय लिए थे महागठबंधन को लाभ पहुंचाने के लिए, एनडीए के खिलाफ लड़ने का, उस समय से सभी सांसद नाराज थे।
बिहार में एलजेपी के इकलौते विधायक पहले ही जेडीयू में जा चुके हैं और अब माना जा रहा है कि एलजेपी के बागी 5 सांसद एनडीए का हिस्सा हो सकते हैं। तो बड़ी अहम तस्वीर है। एलजेपी के 5 सांसद पशुपतिनाथ पारस के नेतृत्व में बैठक कर रहे थे और ललन सिंह उस बैठक में मौजूद थे। ये देख रहे हैं आप, गाड़ी जो निकल रही है उसमें जेडीयू के नेता और सांसद वरिष्ठ नेता ललन सिंह मौजूद थे और वो मौजूद थे वीणा देवी के आवास पर जो एलजेपी के पारस गुट के सांसदों की बैठक हुई उसमें मौजूद थे। वैसे न्यूजीलैंड की जीत में उनकी तेज गेंदबाजों की चौकड़ी का बड़ा रोल रहा, जो अब भारत के लिए चुनौती खड़ी करेगा। ट्रेंट बोल्ट और टिम साउदी अपनी स्विंग से और नील वैगनर और मैट हेनरी अपनी स्पीड से। इंग्लैंड के खिलाफ सीरीज में टिम साउदी ने एक मैच में 7 विकेट लिए तो ट्रेंट बोल्ट ने 6 विकेट। नील वैगनर ने 2 मैच में 7 विकेट निकाले तो मैट हेनरी ने 1 मैच में ही 6 विकेट ले लिए। अयोध्या के राम मंदिर जमीन खरीद में घोटाले का आरोप। 15 मिनट के अंदर ट्रस्ट ने 2 करोड़ की जमीन 18.5 करोड़ में खरीदी। ट्रस्ट का आरोपों से इनकार। अयोध्या जमीन खरीद विवाद पर सियासत तेज हो गई है। अयोध्या से लेकर महाराष्ट्र तक इस मुद्दे पर सियासी बयानबाजी हो रही है। आपके ट्रस्ट के सम्मानित सदस्य और भारतीय जनता पार्टी के मेयर को मालूम था कि इस जमीन की कीमत 2 करोड़ रुपए है, क्योंकि जमीन खरीदी में वो गवाह हैं और जमीन बेचे जाने में भी वो गवाह हैं। जिस प्रकार का घोटाला सांसद संजय सिंह ने विद एविडेंस सामने लाया है वो शॉकिंग है। राम मंदिर निर्माण का भूमि पूजन करने के लिए प्रधानमंत्री जी के साथ हमारे सरसंघ चालक आदरणीय मोहनराव भागवत साहब वहाँ थे, योगी जी भी थे। तो मैं मोहनराव भागवत जी से आरएसएस चीफ से भी आह्वान करूँगा, आप जनता को बताइए, या योगी जी से कहूँगा आप जनता को बताइए मामला सामने आया है उसमें तथ्य है या नहीं। हालांकि विपक्ष के आरोपों को बीजेपी भ्रम फैलाने वाला बता रही है। ट्रस्ट को तो लोग वैसे भी दान दे रहे हैं, राम मंदिर बनने के लिए दे रहे हैं, कोई किसी पर्सनल की संपत्ति नहीं है, तो उसमें किस प्रकार का घोटाला? मुझे लगता है कि यह हास्यास्पद प्रश्न है। किस प्रकार की सीबीआई जांच? कोई दूसरा लिया है क्या? राम मंदिर निर्माण के लिए खरीदी गई जमीन में घोटाले के आरोपों का सच जांच के बाद ही सामने आ पाएगा, लेकिन इस मुद्दे ने विपक्षी दलों को बीजेपी को घेरने का एक बड़ा मौका दे दिया है। आइए अब आपको विस्तार से समझाते हैं कि आखिर 2 करोड़ की जमीन सिर्फ 15 मिनट के अंदर 18.5 करोड़ की आखिर हुई तो हुई कैसे, और इसको लेकर मंदिर ट्रस्ट क्या सफाई दे रहा है। दरअसल अयोध्या में श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट द्वारा राम मंदिर निर्माण के लिए खरीदी गई जमीन पर सवाल उठाए गए हैं। आरोप है कि 2 करोड़ रुपए में बैनामा कराई गई जमीन को 10 मिनट के अंदर 18 करोड़ 50 लाख रुपए में रजिस्टर्ड एग्रीमेंट कर दिया गया। इस जमीन की खरीद इस साल 18 मार्च को शाम 7:10 पर हुई, जिसमें जमीन की कीमत 2 करोड़ बताई गई। इसके करीब 15 मिनट बाद यही जमीन राम मंदिर ट्रस्ट को बेची गई, जिसमें जमीन की कीमत बताई गई करीब 18.5 करोड़ रुपए। हालांकि मंदिर ट्रस्ट का कहना है कि जमीन खरीद में घोटाला नहीं हुआ है। पहला बैनामा जमीन की पुरानी कीमत के आधार पर किया गया है। हमको आरोप लगते ही रहते हैं। मैं 100 साल से आरोप ही देख रहे हैं हम लोग। हम पर महात्मा गांधी की हत्या के आरोप लगे, आरोप से हम चिंता नहीं करते। आप भी चिंता मत करिए, आप खूब लगाइए। इस समय चूंकि भगवान राम का मंदिर बनने लगा, जमीन के रेट यहाँ आसमान, वहाँ आसपास पता कर लीजिए सर्किल रेट, वो मार्केट रेट क्या है, और सरकार भी हमारी 4 गुना पर ले रही है। अगर हम उसको 4 गुना पर जो आवास विकास ले रही है, एयरपोर्ट ले रही है, वहाँ तो ये लोग मांग कर रहे हैं कि जमीन का रेट बढ़ाया जाए, उसके हिसाब से तो हमने कम में ली है। ट्रस्ट के सफाई देने के बावजूद आम आदमी पार्टी, कांग्रेस और समाजवादी पार्टी समेत तमाम विपक्ष इस मामले की जांच सीबीआई और ईडी से कराने की मांग कर रहा है। सुल्तान अंसारी और रवि मोहन तिवारी ये वो 2 शख्स हैं जिनसे राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट की ओर से 12,080 वर्ग मीटर की जमीन की रजिस्ट्री कराई गई है। मैं इस वक्त उसी प्लॉट पर खड़ा हूं जिस लैंड की रजिस्ट्री हुई है, और ये जो ज़मीन ट्रस्ट ने खरीदी है, ट्रस्ट का कहना है कि जिन लोगों को हम रामलला विराजमान इस वक्त जहाँ पर हैं, वहाँ के आसपास की लैंड जो खरीद रहे हैं, वहाँ से लोगों को विस्थापित करके यहाँ बसाया जाएगा।
इस जमीन की कीमत 18.5 करोड़ रुपए अदा करने का एग्रीमेंट हुआ है, जिसके लिए 17 करोड़ रुपए दिए भी जा चुके हैं, 1.5 करोड़ रुपए भी देना बाकी है। सवाल इस बात पे खड़े हो रहे हैं कि जो जमीन कुछ मिनटों पहले 2 करोड़ रुपए में सुल्तान अंसारी और रवि मोहन तिवारी ने खरीदी थी, आखिरकार उस जमीन की कीमत कुछ मिनटों बाद इतनी ज़्यादा कैसे हो गई? ट्रस्ट अपने ऊपर लगे आरोपों पर कोई साफ तौर पर जवाब नहीं दे रहा है, लेकिन सवाल बने हुए हैं। निकाय चुनाव के बाद अब अरविंद केजरीवाल की आम आदमी पार्टी गुजरात में सभी सीटों पर लड़ेगी विधानसभा चुनाव। केजरीवाल ने आज अपने मिशन गुजरात की शुरुआत की। लोगों की भीड़ के बीच रिबन काटकर दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने अपनी पार्टी के गुजरात मिशन को तेज किया है। आज अहमदाबाद में आम आदमी पार्टी के नए दफ्तर की शुरुआत की और इसके बाद केजरीवाल ने ऐलान किया कि उनकी पार्टी गुजरात में इस बार सभी सीटों पर विधानसभा चुनाव लड़ेगी। गुजरात में अगले साल के आखिर में होने हैं विधानसभा चुनाव। 2022 में असेंबली के इलेक्शन भी आ रहे हैं। आम आदमी पार्टी यहाँ की जो 182 सीट है वो सभी में कैंडिडेट खड़ा करेंगे। गुजरात में आम आदमी पार्टी का हौसला इसलिए भी बुलंद है क्योंकि इस बार सूरत निकाय चुनाव में आम आदमी पार्टी कांग्रेस को पीछे छोड़कर मुख्य विपक्षी पार्टी बनी थी। अब वही जादू केजरीवाल विधानसभा चुनाव में दोहराना चाहते हैं। महाराष्ट्र की गठबंधन सरकार में सब कुछ ठीक नहीं, कांग्रेस ने अपने दम पर अगला चुनाव लड़ने की तैयारी शुरू की। पिछले दिनों दिल्ली में महाराष्ट्र के सीएम उद्धव ठाकरे ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात की। इसके बाद शिवसेना के सुर मोदी के खिलाफ धीमे पड़ गए। संजय राउत जैसे नेता मोदी की तारीफ कर रहे हैं। इस राजनीतिक माहौल में कांग्रेस के कान भी खड़े हो गए हैं। महाराष्ट्र कांग्रेस के अध्यक्ष नाना पटोले ने कहा है कि पार्टी अगला चुनाव अकेले के दम पर लड़ने की तैयारी कर रही है। महाराष्ट्र में कांग्रेस को मानने वाला बड़ा वर्ग है और मुझे लगता है कि जो मैंने विदर्भ में दौरा किया हूँ, 7 दिन में जो दौरे को मुझे रिस्पांस मिला, बारिश में हो धूप में लोग खड़े 6-7 घंटा कांग्रेस का इंतजार करते हुए मैंने देखा, तो मुझे और उम्मीद मेरी और मजबूत हुई कि महाराष्ट्र में कांग्रेस को चाहने वाला बड़ा वर्ग है और वो चाहते कि कांग्रेस खुद के बलबूते पे पुनः महाराष्ट्र में आए। ये लोगों की भावना है और उसका मैं सम्मान करता हूं। कभी राज करने वाली कांग्रेस पार्टी आज महाराष्ट्र में चौथे नंबर की पार्टी है। कांग्रेस के समर्थन से ही उद्धव ठाकरे की सरकार मजबूत स्थिति में है, लेकिन कांग्रेस उद्धव ठाकरे की सरकार में खुश नहीं है। शिवसेना के विधायक की गुंडागर्दी का शिकार हुए ठेकेदार की तबीयत बिगड़ी, सांस लेने में दिक्कत होने की वजह से अस्पताल में भर्ती हुए। रविवार का ये वीडियो है जिसमें एक ठेकेदार को पानी में बिठाकर उस पर सरेआम कचरा डाला जा रहा है। शिवसेना के विधायक दिलीप लांडे पर आरोप है कि उन्हीं के कहने पर कॉन्ट्रैक्टर नरपत पुरोहित की सरेआम बेइज्जती की गई। अब बताया जा रहा है कि नरपत पुरोहित को सांस लेने में दिक्कत हो रही है और शरीर पर कचरा रखे जाने की वजह से संक्रमण हो गया है। तबीयत ज्यादा खराब होने के बाद उन्हें अस्पताल में भर्ती करवाया गया है। कचरा रखे जाने के आरोप पर विधायक का कहना था कि ठेकेदार ने चांदीवली इलाके में नाले की सफाई ठीक से नहीं करवाई, जिसकी वजह से पानी जमा हुआ था। इसी वजह से उसे ये सजा दी गई। सत्ताधारी पार्टी के विधायक की सरेआम गुंडागर्दी देखकर कोई कुछ बोलने को तैयार नहीं है, लेकिन सवाल ये है कि विधायक के इस करतूत पर कार्रवाई होगी भी या नहीं। गिरफ्तार हुआ गैंगस्टर और समाजवादी पार्टी का नेता धर्मेंद्र यादव। इटावा में कोरोना नियम तोड़कर जुलूस निकालने के बाद से चल रहा था फरार। 4 जून का धर्मेंद्र यादव का ये वही वीडियो है जिसके बाद से वो फरार चल रहा था। इस दिन धर्मेंद्र यादव जेल से रिहा हुआ और यूपी की सड़कों पर ऐसे जुलूस निकाला। कोरोना नियम तोड़ते हुए इस जुलूस में भारी भीड़ शामिल हुई थी। इसके बाद पुलिस ने धर्मेंद्र यादव समेत 200 लोगों पर महामारी एक्ट में केस दर्ज कर कार्रवाई शुरू की। धर्मेंद्र यादव फरार हुआ तो उसके सिर पर इनाम रखा गया। और अब देखिए धर्मेंद्र यादव की ये तस्वीर। ये तब की है जब इटावा में पुलिस ने इसे गिरफ्तार कर लिया। जानकारी के मुताबिक धर्मेंद्र यादव कोर्ट में सरेंडर करने जा रहा था। धर्मेंद्र यादव मामले में इटावा पुलिस की भी जमकर फजीयत हुई थी, क्योंकि जुलूस पुलिस के सामने निकला था, इसलिए 5 से ज्यादा पुलिस वालों को भी सस्पेंड किया जा चुका है। यूपी में एबीपी नेटवर्क के रिपोर्टर सुलभ श्रीवास्तव की संदिग्ध हालत में मौत, परिवार वालों ने लगाया हत्या का आरोप।
सुलभ ने शराब माफिया के काले कारोबार के खिलाफ की थी रिपोर्ट। ये एबीपी नेटवर्क के पत्रकार सुलभ श्रीवास्तव की तस्वीर है। कल प्रतापगढ़ में सुलभ की संदिग्ध हालत में मौत हो गई थी। जैसे ही उनका शव आज घर पहुंचा, मातम मन गया। परिवार ने रोते रोते कहा, ये सड़क हादसा नहीं बल्कि हत्या है। हमको ये आशंका है कि ये एक्सीडेंट नहीं है, ये एक हत्या है और हम इससे सीबीआई से जांच मांगते हैं। अब देखिए ये चिट्ठी, जिससे ये साफ होता है कि सुलभ को शराब माफिया से जान का खतरा था। उन्होंने हाल ही में यूपी में शराब माफिया के खिलाफ मुहिम चलाई थी। इसी मुद्दे पर आज यूपी के गाजियाबाद समेत तमाम शहरों में पत्रकारों ने प्रदर्शन किया और जांच की मांग की। बहुत दुखद है और जिन लोगों ने भी इस हत्या को अंजाम देने का काम किया है उनको इतना कठोर दंड दिया जाएगा कि पत्रकार समाज के एक तरह सजग पहरेदार है और उसके साथ अगर इस प्रकार की घटना जैसा सुरक्षा मांगने से पहले उन्होंने संकेत दिया है, अगर वह सब है तो उसके सभी तथ्यों की जांच करके जो दोषी होंगे कठोर। गौरतलब है कि शराब माफिया से जान का खतरा बताए जाने के बावजूद सुलभ को कोई सुरक्षा नहीं दी गई थी। यहाँ तक कि स्थानीय पुलिस सुलभ की मौत को साधारण सड़क हादसा बता रही है। कोटकपूरा फायरिंग केस में एसआईटी के सामने पेश नहीं होंगे पंजाब के पूर्व मुख्यमंत्री प्रकाश सिंह बादल। पार्टी ने कहा उम्र ज्यादा होने की वजह से अभी पेश होने की स्थिति में नहीं। 93 साल के पूर्व मुख्यमंत्री प्रकाश सिंह बादल को एसआईटी ने 16 जून को पेश होने के लिए कहा है। मामला 2015 के कोटकपूरा फायरिंग केस का है। उस वक्त बादल ही पंजाब के मुख्यमंत्री थे। श्री गुरु ग्रंथ साहिब की बेअदबी के मामले में प्रदर्शन हुआ था, जिसके बाद पुलिस को फायरिंग करनी पड़ी थी। इसी मामले को लेकर एसआईटी बनी हुई है, जिसमें बादल को पेश होने के लिए कहा गया है। अगले साल की शुरुआत में पंजाब में विधानसभा चुनाव होने हैं। ऐसे में इस जांच और पेशी के आदेश को चुनावी नजरिए से भी देखा जा रहा है। जम्मू कश्मीर के सोपोर में हुए मिलिटेंट हमले के जिम्मेदार मिलिटेंट्स की पहचान हो गई है। पुलिस ने 2 संदिग्ध मिलिटेंटों के पोस्टर जारी करते हुए उन पर लाखों का इनाम घोषित किया है। उत्तरी कश्मीर के सोपोर में ये उन्हीं मिलिटेंट फैयाज अहमद और मुदस्सिर पंडित के पोस्टर चस्पा है, जो कि 2 दिन पहले जम्मू कश्मीर के सोपोर में हुए मिलिटेंट हमले में शामिल थे। लश्कर के दोनों मिलिटेंटों के पोस्टर पुलिस ने जारी किए हैं। पुलिस के मुताबिक दोनों कई साल से इस इलाके में सक्रिय थे। दोनों के बारे में बताने के लिए पुलिस ने 10-10 लाख रुपए का इनाम देने की घोषणा की है। सोपोर में शनिवार को मिलिटेंट हमला हुआ था, जिसमें 2 पुलिसकर्मी और 2 आम नागरिक मारे गए थे। इस बार मॉनसून ने पकड़ी जोरदार रफ्तार। जून के आधे महीने में आधे देश में छा गया मॉनसून। अगले 2-3 दिन में दिल्ली एनसीआर में पहुंचने का अनुमान। आज सुबह हल्की हल्की इस बारिश ने उत्तर प्रदेश में लखनऊ की सड़कों को भिगो दिया। मौसम विभाग का अनुमान है कि जिस रफ्तार से मॉनसून के बादल आगे बढ़ रहे हैं, उसके मुताबिक अगले 2-3 दिन में दिल्ली एनसीआर में मॉनसून पहुंच सकता है और तेज बारिश हो सकती है। मुंबई में तो आज बारिश से लोगों को राहत मिली, लेकिन दक्षिण भारत में बादल ज्यादा ही बरस रहे हैं। बेंगलुरु में आज जमकर बारिश हुई। कर्नाटक में तो ऐसी तेज बारिश हुई कि शिवमोगा में टुंगा बांध के गेट खोलने पड़ गए। यहाँ तेज बारिश के बाद टुंगा बांध में पानी का लेवल बढ़ गया। बांध पर पानी का दबाव बढ़ा तो गेट खोलकर पानी निकालना पड़ा, जिससे निचले इलाके के गांवों में पानी भर गया। मौसम विभाग के मुताबिक इस बार मॉनसून तय समय से 7 दिन पहले आगे बढ़ रहा है। देखिए इमारत कितनी पुरानी है और यहाँ इसी इमारत में रहने वाले डॉक्टर किरण दोषी, जिनकी ये कार थी, वो कार क्षतिग्रस्त हुई। उन्होंने खुद भी ये पूरा घटना देखा कि किस प्रकार से उनकी कार क्षतिग्रस्त हुई और इस कुएं में जा गिरी। डॉक्टर दोषी जब तक कुछ एक्शन ले पाते, कुछ कर पाते, तब तक ये पूरा हादसा हो चुका था। और देखिए 12 घंटे की मशक्कत के बाद मुंबई महानगर पालिका ने कार को निकाला और कार निकालने के बाद देखिए क्या हालत हुई है। आगे का जो हिस्सा है पूरी तरह से क्षतिग्रस्त हो गया है। गाड़ी पर बहुत सारे स्क्रैच आ गए हैं। अब ये गाड़ी फिलहाल इसे मरम्मत की ज़रूरत होगी, लेकिन आप देखिए कितना बड़ा हादसा हुआ है और साथ ही साथ ये कई सवाल छोड़ गया है। राहत की बात यह रही कि जब ये पूरा हादसा हुआ तो गाड़ी में कोई भी व्यक्ति मौजूद नहीं था, ना ही गाड़ी के चालक मौजूद थे, ना ही गाड़ी को साफ करने वाला व्यक्ति मौजूद था।
लेकिन इतना बड़ा हादसा हुआ, कई लोगों के मन में सवाल खड़े होते हैं, क्योंकि खुली जगहों पर बहुत से लोग इस तरह से गाड़ी पार्क करते हैं। तो गाड़ी पार्क करने के समय यह मन में सवाल नहीं होता कि क्या वहाँ पर किस प्रकार की स्थिति है, क्या वहाँ कुआं था या गड्ढा है या क्या है। पर कुल मिलाकर एक बड़ा हादसा हुआ और फिलहाल मुंबई महानगर पालिका ने कहा है कि एक निजी सोसाइटी का मामला है और निजी सोसाइटी को इस मामले में देखरेख करनी चाहिए। मुंबई महानगर पालिका ने कहा है कि उनकी जिम्मेदारी यहाँ पर नहीं बनती है, पर कहीं न कहीं ये जो तस्वीर है ये बहुत चौंकाने वाली है। देश में और धीमी पड़ी कोरोना की रफ्तार। पिछले 24 घंटों में लगभग 70,000 के करीब नए केस सामने आए। आंकड़ों से पता चल रहा है कि दूसरी लहर की पीक के बाद कोरोना महामारी का प्रकोप अब ढलने लगा है। 24 घंटे के आंकड़ों पर नजर डालें तो इन 24 घंटों में कोरोना के 70,421 नए केस सामने आए, जबकि इस दौरान 3,921 कोरोना मरीजों की मौत हुई है। देश में इस समय कोरोना के एक्टिव केस 9,73,158 हैं। कोरोना की रफ्तार घट रही है, लेकिन इस महामारी से मौत का आंकड़ा चिंताजनक बना हुआ है। इस बीच कोरोना के केस घटने की रफ्तार को देखते हुए आज दिल्ली में तीसरे चरण में शर्तों के साथ सभी दुकानों को खोल दिया गया है। देश में टीकाकरण का काम भी तेजी से चल रहा है। अब तक 25 करोड़ से ज्यादा डोजेस दी जा चुकी हैं। अभिनेता सुशांत सिंह की मौत को आज पूरा हो गया 1 साल। 1 साल बाद भी हत्या और आत्महत्या के बीच उलझे इस केस की पहेली को सीबीआई आधिकारिक तौर पर नहीं सुलझा पाई। सीबीआई के नियम कानूनों के मुताबिक जब किसी अहम केस में क्लोजर रिपोर्ट फाइल की जाती है तो उस मामले की फाइल सीबीआई निदेशक की टेबल तक जाती है। सुशांत मामले की फाइल भी सीबीआई निदेशक की टेबल तक गई और पूर्व निदेशक ऋषि कुमार शुक्ला ने उस फाइल पर कोई कमेंट नहीं किया और रिटायर भी हो गए। अब देखना यह होगा कि नए सीबीआई निदेशक सुबोध कुमार जायसवाल इस फाइल को क्लोजर करते हैं या फिर कोई दूसरा निर्णय लेते हैं। इजराइल में बेंजामिन नेतन्याहू के 12 साल के शासन का अंत हो गया है। इजराइल में 8 पार्टियों की गठबंधन सरकार सत्ता में आ गई है। बेंजामिन नेतन्याहू के नाम सबसे ज्यादा 12 साल तक इजराइल के प्रधानमंत्री रहने का रिकॉर्ड है, लेकिन इस बार विपक्षी पार्टियों के गठबंधन ने उनकी सत्ता से विदाई कर दी है। नेफ्ताली बेनेट ने इजराइल में गठबंधन सरकार के प्रधानमंत्री के पद की शपथ ली है। खास बात यह है कि बेनेट किसी समय बेंजामिन नेतन्याहू के ही करीबी माने जाते थे। हालांकि बेनेट के गठबंधन के पास बहुमत से सिर्फ 1 सीट ही ज्यादा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी इजराइल के नए प्रधानमंत्री नेफ्ताली बेनेट को ट्वीट करके बधाई दी है। भारत और इजराइल के कूटनीतिक संबंधों का हवाला देते हुए प्रधानमंत्री मोदी ने इजराइल के नए पीएम से जल्द मिलने की इच्छा व्यक्त की है। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।